हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टू द पॉइंट। तो 11 अगस्त का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आज जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एडिटोरियल आर्टिकल इज़ अबाउट चाइनाज डिफ्लेशन, अ कॉज ऑफ कंसर्न। सो स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है और इसके अलावा कुछ और भी टर्म जान लेंगे। इसमें दिया चाइना के बारे में है, बट स्पेसिफिकली आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इंडिया के रेफरेंस में, वर्ल्ड के रेफरेंस में। सो मेन इज़ टू अंडरस्टैंड द डिफ्लेशन, और बाद में थोड़ी सी बात करी गई है चाइना की। ठीक है, तो मेनली ये है डिफ्लेशन के बारे में, और थोड़ा एंगल चाइना का दिखाया गया है। समझते हैं जल्दी से। इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ये आर्टिकल थोड़ा टाइम ले सकता है। इकोनॉमिकल टर्म्स काफ़ी यूज़ करी गई हैं, तो उसके लिए समझना ज़रूरी है की कॉन्सेप्ट्स को। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी टर्म्स जान लेते हैं इन जनरल। जैसे व्हाट इज़ डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन का मतलब होता है फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। किसी इकॉनमी में गुड्स और सर्विस का प्राइस जब डिक्रीज़ हो जाता है, गिर जाता है, तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। सिंपली कोई 100 रुपये की चीज़ है और वो 80 की हो गई, तो इसका मतलब है डिफ्लेशन हो गया। सिंपल। इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइस। अगर 100 से 120 हो गया तो इन्फ्लेशन हो गया। ये बड़ी जनरल टर्म है। अब कुछ और टर्म समझ लेते हैं जो रिलेटेड हैं इससे। एक होता है डिसइन्फ्लेशन। अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये लिखा है डिफ्लेशन और ये लिखा है डिसइन्फ्लेशन। तो डिफ्लेशन में तो प्राइस गिरता है, बट डिसइन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन रेट गिरती है। इन्फ्लेशन रेट गिरने का मतलब क्या है, इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, 100 से कोई प्राइस 80 हुआ तो हम कहते हैं कि डिफ्लेशन हो गया। बट डिसइन्फ्लेशन में क्या है, सपोज़ करिए लास्ट ईयर से इस ईयर में कोई चीज़ 100 से 120 हुई। 100 से 120 होने पे इसमें 20% का इन्फ्लेशन हुआ, तो ये इन्फ्लेशन रेट है 20% का। अब 100 से 120 हो गई, लेकिन इस ईयर वो 120 से हुई है 132, ऐसे मान लीजिए 132 हुई है। तो अगर 120 से 132 हुई है तो उसमें 10% का इन्फ्लेशन रेट है। तो इन जनरल क्या हो रहा है, प्राइस तो बढ़ रहा है, मतलब डिफ्लेशन का तो कोई मतलब नहीं है। इन्फ्लेशन तो हो रहा है कि 100 से 120 हुआ था तो 120 से 132 हो गया, बट जो इन्फ्लेशन की रेट थी वो 20% से 10% पे आ गई। महंगाई तो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इज़ देयर, बट इन्फ्लेशन रेट कम है, इन्फ्लेशन बढ़ने की दर कम हो गई है, तो उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। हो समझ गए होंगे आप। उसके बाद एक टर्म है स्टैगफ्लेशन। व्हाट इज़ स्टैगफ्लेशन। अब उसके लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा और इनको डिटेल में समझना पड़ेगा थोड़ा सा। स्टैगफ्लेशन से पहले जनरली जब इन्फ्लेशन होता है तो इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं इन्फ्लेशन की वजह से, इसको समझते हैं। जब जब किसी कंट्री में इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे उस कंट्री की ग्रोथ पुश होती है, ग्रोथ बढ़ती है। ग्रोथ बढ़ती क्यों है, क्योंकि इन्फ्लेशन शो करता है हाई डिमांड को। अब जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो बिल्कुल नए बैकग्राउंड से हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम पड़ सकती है, बट आई विल ट्राई टू पुट इन अ वेरी सिंपल वे, फिर भी समझने की कोशिश करना। इकोनॉमी ड्रिवन होती है कोई भी डिमांड सप्लाई चेन से मेनली, ठीक है। सपोज़ कीजिए मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड अगर उसकी हाई है, डिमांड हाई होने से क्या होता है, उसके प्राइस बढ़ने लगते हैं ऑटोमेटिकली। आप जनरल भी देख सकते हैं, जिस चीज़ को आप ज़्यादा डिमांड करोगे बहुत ज़्यादा, उसके प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड होती है। कम चीज़ ज़्यादा पैसों की हो जाती है, मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ है तो उसके पैसे कम हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस भी बढ़ता है, ठीक है। उससे इन्फ्लेशन होती है। तो जनरली डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। तो कंट्रीज़ ये चाहती हैं कि इन्फ्लेशन बढ़े। अब इन्फ्लेशन क्यों बढ़े, जितना डिमांड बढ़ेगी इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, बट साथ में उधर से जो सप्लाई करने वाले हैं, मतलब जो बिज़नेस हैं, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा कि आप ज़्यादा सप्लाई करो। ज़्यादा सप्लाई करने के लिए वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन अगर ज़्यादा करेंगे तो किसी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जनरली कनेक्टेड होती है ग्रोथ से।
डिमांड बढ़ने से। उसके अलावा जब ग्रोथ हो रही है, जैसे मैंने बताया प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब सप्लाई वो ज़्यादा ट्राई करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको अपनी कैपेसिटी पुश करनी पड़ेगी, लेवल लाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ रहा है, इसका मतलब है इन्फ्लेशन का कनेक्शन एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से भी होता है। तो अगर हम देखें इन्फ्लेशन से प्राइस तो बढ़ता है, बट डिमांड भी बढ़ती है कंट्री में, ग्रोथ बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन के फ़ायदे भी होते हैं। तो कंट्रीज़ ये चाहती हैं कि हर साल उनकी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन हो, तो हम टारगेट रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे टारगेट रखा जाता है कि 2 to 6% हम इन्फ्लेशन रखें हर साल, ठीक है। तो लेकिन अब स्टैगफ्लेशन पे आते हैं। स्टैगफ्लेशन जो है थोड़ा सा इकोनॉमी के रूल को ब्रेक करते हुए चलता है कि इन्फ्लेशन तो हो रहा होता है इकोनॉमी में, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ में हम क्या देखते हैं कि ग्रोथ होता है, लेकिन स्टैगफ्लेशन में ग्रोथ स्लो होता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बट स्टैगफ्लेशन के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पाता है। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इन्फ्लेशन तो होती है, बट इन्फ्लेशन के जो कुछ पॉजिटिव आउटकम होते हैं, जो डिज़ायर्ड आउटकम होते हैं, वो उसके साथ में नहीं होते, दैट इज़ स्टैगफ्लेशन। उसके बाद स्क्यूफ्लेशन पे आते हैं। स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी या कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, बाकी सब रुके हुए हैं, ठीक है। जैसे इन्फ्लेशन जनरली क्या है, ओवरऑल सभी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने लगता है, ओवरऑल इकोनॉमी में महंगाई बढ़ती है। बट स्क्यूफ्लेशन में कुछ पर्टिकुलर सेक्टर या कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का प्राइस बढ़ना, बाकी का रुके रहना, ठीक है। उसके बाद में एक टर्म है रीफ्लेशन। रीफ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन जैसा ही है रिफ्लेशन, बट इन्फ्लेशन जो आता है वो आता है जब लोग डिमांड बढ़ाते हैं मार्केट में और उससे महंगाई बढ़ने लगती है, ठीक है। इसमें मार्केट कंट्रोल्ड है ये पूरा, मतलब मार्केट के हिसाब से डिमांड बढ़ रही है वैसे हो रहा है। बट रिफ्लेशन में सरकार जानबूझ के इन्फ्लेशन लाती है। कई बार क्या होता है, लोग खर्च करना नहीं चाहते, डिमांड नहीं बढ़ती है, तो गवर्नमेंट चाहती है इन्फ्लेशन हो इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन होने से ग्रोथ होगी। तो इन्फ्लेशन जब गवर्नमेंट खुद चाहती है और खुद कुछ उसके लिए एफर्ट लगाती है, उसको रिफ्लेशन बोलते हैं। एफर्ट जैसे कि वो टैक्स कम कर देंगे, टैक्स कम करने से क्या होगा, टैक्स कम करने से लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, इनकम का पार्ट आपको कम पे करना पड़ेगा, जो पैसे बचेंगे वो आप उससे कुछ और खरीदोगे तो फिर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से फिर यही साइकिल जो मैंने बताया था, सप्लाई और फिर प्रोडक्शन बढ़ाना और फिर ओवरऑल ग्रोथ। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू पैसे देती है लोगों को कि आप पैसे लो, यूज़ करो, मतलब बेनिफिट ट्रांसफ़र करना, कई तरीक़ों से दे कैन ब्रिंग रिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है मेन आने से पहले समझने के लिए। होपफुली समझ गए होंगे। तो जो नहीं समझे हैं आप इसको दोबारा देखें, ठीक है, थर्ड टाइम देखें, फोर्थ टाइम देखें, क्लियर हो जाएगा। बहुत जनरल कॉन्सेप्ट हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। अब डिफ्लेशन से बड़ी क्या होता है, चिंता की क्या बात होती है, तो जो अभी हमने समझा आप उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। डिफ्लेशन क्या है, अ साइन ऑफ फॉलिंग डिमांड। डिफ्लेशन क्या दिखाता है, इकोनॉमी में डिमांड कम हुई से। इन्फ्लेशन क्या शो करता है, अभी मैंने बताया, इन्फ्लेशन का मतलब डिमांड बढ़ती है, तो डिफ्लेशन जस्ट अपोजिट, डिमांड कम होना। डिमांड कम होने से खतरा स्लो इकोनॉमिकल ग्रोथ। जैसे इन्फ्लेशन से इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ती है, डिफ्लेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, क्योंकि डिमांड इज़ द ड्राइवर ऑफ ग्रोथ। किसी भी इकोनॉमी में डिमांड ड्राइवर होता है ग्रोथ का। जितनी इकोनॉमी में डिमांड होती है उतनी उस इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। और डिमांड कब होती है, जब लोग खर्चेंगे। लोग कब खर्च करेंगे, जब लोगों पे पैसा होगा। इसका मतलब जिस कंट्री में लोगों की इनकम अच्छी होती है, पर कैपिटा इनकम अच्छी होती है, वहाँ पे ग्रोथ होती है अच्छी खासी। उसके अलावा जैसे डिफ्लेशन, हम निगेटिव बात कर रहे हैं डिफ्लेशन के बारे में, तो सर्टेन डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन नेसेसरी होती है। तो हर एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन इज़ नेसेसरी, जिससे फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज हो सके। अब इसका मतलब क्या है, ये पीछे ही समझ चुके हैं आप। जस्ट रिकॉल, इन्फ्लेशन क्या करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, डिमांड से सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ेगी, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और अपने यहाँ पर रिसोर्सेज का बहुत फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि डिमांड है तो आपको सप्लाई करना है, एंड यू विल यूज़ ऑल योर रिसोर्सेज अच्छे से। डिफ्लेशन कैन लीड बिजनेस लॉसेस, डिफ्लेशन से बिजनेस लॉस होता है, क्योंकि डिफ्लेशन शो करता है डिमांड के कम होने को। डिमांड कम होगा तो बिजनेस जो है, जो सप्लाई चेन है हमारी,
जो कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्शन करती हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, नहीं कर पाएंगे प्रोड्यूस तो उनको ओवरऑल लॉस होगा, बिजनेस बंद हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, बोरोवर्स बिजनेस लॉस और भी एक तरीके से होता है, ये ओवरऑल समझ लीजिए इसको। तो बोरोवर्स विल हैव टू पे बैक लेंडर्स मोर इन रियल टर्म्स। अब यहाँ समझते हैं, उधारी का एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से। तो मैं जनरली इन्फ्लेशन की बात करूँगा, डिफ्लेशन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, सपोज़ करो इस समय पे ये है एक लेंडर और ये है एक बोरोवर। तो लेंडर और बोरोवर, इसने इसको 100 रुपये उधार दिए और कहा कि अगले साल 10% का इंटरेस्ट लगा के मुझे वापसी दे देना। तो जो लेंडर है वो किस पर्सपेक्टिव से दे रहा है कि 100 रुपये तो मेरे, 10 रुपये मिलेंगे, 110 रुपये मुझ पे आ जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं। बोरोवर ने दे भी दिए उसको 110 रुपये, ठीक है, तो पैसे तो उस पर 110 रुपये आ गए, बट यहाँ पे एक टर्म लिखे रियल टर्म। रियल टर्म का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके देखते हैं तो सिनेरियो बदल जाता है। कैसे, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ। सपोज़ इस समय पे जब ये इसको दे रहा था, लेंडर बोरोवर को पैसे दे रहा था, तो इस समय इन्फ्लेशन 5% थी, ठीक है। 5% होने का मतलब क्या है, इसको पता था ऑलरेडी देते समय कि 100 रुपये तो मैं दे रहा हूँ। अभी मैं कोई चीज़, मान लो एक बिस्किट का पैकेट है, 100 रुपये का ख़रीद सकता है ये। लेंडर को ये बात पता है, उसको ये पता है कि अगले साल मैं इसको 105 रुपये का ख़रीद पाऊँगा, ठीक है। अभी मैं इसको 100 का ख़रीद सकता हूँ, अगले साल मैं इसको 105 का ख़रीद पाऊँगा। तो अभी अगर मेरे पास में जो है 110 रुपये हैं तो मैं 10 रुपये बचा के इसको ख़रीद सकता हूँ, ठीक है, 10 रुपये सेविंग होगी मेरी। लेकिन अगर एक साल बाद मैं इसको ख़रीदूँगा, 110 रुपये मेरे पास होंगे, तो 105 में ख़रीदने पे मेरी सेविंग बचेगी केवल 5 रुपये की। तो लेंडर को ये बात उधार देते समय पता है कि एक्चुअल रियल टर्म जो फ़ायदा होने वाला है मुझे, वो 5 रुपये का होने वाला है, क्योंकि महंगाई 5% तो बढ़ने वाली है, ठीक है। तो महंगाई क्या करती है, जो उधार देता है लेंडर, उसके प्रॉफिट मार्जिन को कम करती है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे का यूज़ को ख़रीदने में ही करोगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने में ही करोगे, तो वहाँ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ के आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको ये आइडिया था कि मैं एक्चुअल में जो पैसे कमा रहा हूँ, भले ही मैं 10% बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में पैसे मैं 5% की रेट पे कमा रहा हूँ, 5% पे, क्योंकि 5% तो इन्फ्लेशन में निकल जाएगा, यहाँ समझ लीजिए उसको, ठीक है। अब सपोज़ करो आप इन्फ्लेशन रेट जो है 10% हो जाए। 10% होने का मतलब क्या है, ये 10 का 10% जो इंटरेस्ट मार्जिन था ये पूरा गायब हो जाएगा। इसका मतलब जब बोरोवर उसको पैसे वापसी करेगा तो लेंडर पे कुछ नहीं बचेगा। अब क्योंकि सामान 110 का ही है, तो 100 का था पिछले साल, अब 110 का है, तो उसके जो 110 रुपये की वैल्यू है पिछले साल के 100 रुपये की वैल्यू के बराबर ही है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है उधार देने का। तो इन जनरल हम इस कॉन्सेप्ट से क्या समझते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से जो लेंडर्स होते हैं, जो उधार देते हैं, उनको नुकसान होता है, उनको लॉस होता है। अब आप अपोजिट कर दो इसका सेम। अपोजिट क्यों, क्योंकि डिफ्लेशन है अगर उल्टा, तो लेंडर्स को लॉस नहीं होगा, लेंडर्स को फ़ायदा होगा, और जो बोरोवर हैं उनको हो जाएगा नुकसान। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, ये क्योंकि डिफ्लेशन सिनेरियो है, तो डिफ्लेशन में लेंडर को फ़ायदा होता है, तो बोरोवर को क्या होगा, यहाँ पे नुकसान होगा, उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा अमाउंट के कंपैरिजन में। प्रैक्टिकली समझना है डिफ्लेशन का, तो 1 मिनट समझा देता हूँ ये भी। सपोज़ करिए 100 रुपये किसी पर्सन ने, लेंडर ने बोरोवर को उधार दिए, कितने की इंटरेस्ट रेट पे, 10% की, कितने हो रहे थे, 110 रुपये, ठीक है। अभी जो है लेंडर को ये बात पता थी कि 5% तो इन्फ्लेशन है, तो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट जो होगा 5% का होगा। लेकिन कंट्री में क्या हुआ, डिसइन्फ्लेशन मतलब डिफ्लेशन हो गया। 1 साल बाद अब वो, हाँ एक चीज़ वो देख लेना, वो 100 रुपये में एक पैकेट ख़रीद रहा था, उसको पता था अब वो पैकेट अगले साल 105 में ख़रीद पाऊँगा। इधर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, डिफ्लेशन होने की वजह से, ठीक है, जो इसका प्राइस था 100 रुपये की जगह वो हो गया 80 रुपये का, ठीक है। इकोनॉमी में डाउन आ गया तो प्राइस कम हो गया।
लेकिन जो बोरोवर है उसने तो उसको 110 रुपये लौटा के दिए हैं। तो आप देखो 110 रुपये जब इस पे आएंगे लेंडर पे, तो वो 80 का सामान खरीद के भी 30% प्रॉफिट अपना कर लेगा। तो जहाँ उसको 5% प्रॉफिट लग रहा था, वहाँ उसको अब मतलब 30 रुपये बच जाएंगे उसके, तो प्रॉफिट उसका बढ़ गया है। ठीक है, इसका प्रॉफिट बढ़ा है, नुकसान किसका हो रहा है? बोरोवर्स का। तो इन जनरल बस अगर की कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है तो इन्फ्लेशन की वजह से जो है उधार देने वाले का, लेंडर का फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है, और डिफ्लेशन की वजह से बोरोवर का नुकसान होता है। ठीक, तो यहाँ हमने डिफ्लेशन की प्रॉब्लम की बात करी, बट इस आर्टिकल में एक और साइड दिखाई गई है। व्हाट इज़ दैट साइड? डिफ्लेशन में नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो ये कहते हैं कि कुछ सिनेरियोज ऐसे इसमें डिफ्लेशन एक प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसको समझते हैं। पास्ट ईयर्स में देखा गया यूएस, चाइना, यहाँ तक कि जापान, इन सब कंट्रीज़ में डिफ्लेशन हुआ है ड्यूरिंग हाई ग्रोथ। डिफ्लेशन भी रहा है और हाई ग्रोथ भी रहा है। अभी काफ़ी अपोजिट हो गया कि हम तो देखते हैं डिफ्लेशन का मतलब लो ग्रोथ, लेकिन इकोनॉमी जो है बहुत एक मैथमेटिकल है, इक्वेशन थोड़ी इधर उधर होने पर चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, और यूनिवर्सल अप्रोच नहीं हो सकती कि आप एक 1 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इन मैथमेटिकल टर्म्स के अलावा भी जो देखते हैं, संभालते हैं मार्केट इकोनॉमी को। तो डिफ्लेशन किस कंडीशन में डिफ्लेशन भी होगी और हाई ग्रोथ भी होगी? तो इसमें कह रहे हैं कि रिजल्ट ऑफ राइज इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब दो सिनेरियो हम देखते हैं। प्राइस कम क्यों होता है किसी कमोडिटी का? तो मैंने भी आपको बताया था, प्राइस कम होता है डिमांड के कम होने से। ठीक है, डिमांड के कम होने से प्राइस भी कम हो जाता है, या डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ जाता है। सॉरी। तो इसका इन जनरल क्या समझेंगे हम? डिमांड और सप्लाई, एक होता है सप्लाई, एक होता है डिमांड। इसका मतलब है जब जब भी डिमांड ज़्यादा हो जाएगा सप्लाई से, अब हम खाली डिमांड की बात नहीं करें, डिमांड सप्लाई में गैप देखते हैं। सपोज करिए आप सप्लाई 50 है और डिमांड 60 है, डिमांड ज़्यादा है 10 तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड 40 है तो प्राइस कम हो जाएगा। ये जनरल सिनेरियो होता है। तो यहाँ हम डिमांड को कम ज़्यादा कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर रहे हैं इन्फ्लेशन होगा नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने सप्लाई को फिक्स कर दिया 50, डिमांड 40 है, डिमांड कम है, डिमांड कम है तो प्राइस कम होंगे, इसका मतलब इकोनॉमी में डिफ्लेशन है। 40 की जगह इसको 60 कर देते हैं, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से 10, ठीक है, इसका मतलब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो हम डिमांड पे ही ध्यान दे रहे हैं, बट साइड एक और हो सकती है देखने की कि डिमांड को तो आप प्रॉपर 50 पे फिक्स कर दो, सप्लाई को चेंज करो। अगर सप्लाई 50 की जगह 60 हो गई तो यहाँ पर डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो रही है सप्लाई के कंपैरिजन में, तो डिमांड कम, इसका मतलब प्राइस कम, डिफ्लेशन। वहीं मैं सप्लाई 40 कर दूँ, ठीक है, तो फिर सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई ऑटोमेटिकली कंपैरिजन में, तो इसका मतलब प्राइस अप हो जाएंगे क्योंकि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। तो एक साइड तो हम डिमांड को देखते हैं, लेकिन वहीं अगर सप्लाई साइड में चेंज होता है तब भी डिफ्लेशन इन्फ्लेशन आ सकती है। तो यहाँ पे जो डिफ्लेशन की बात करते हैं वो सप्लाई बढ़ने से ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में कम हो जाती है तो डिफ्लेशन आता है। इसको निगेटिव नहीं बताया गया है। ठीक है, क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि आपकी इकोनॉमी तो स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई तो हो रही है, प्रोडक्शन तो हो रहा है ना अच्छा खासा, लोग अकॉर्डिंगली अपने आप ही पैसे पे करने लगेंगे और अपने आप ही इकोनॉमी बूस्ट होने लगेगी। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ राइज इन सप्लाई ऑफ गुड्स दैट आउटपेसेस द रेट ऑफ मनी सप्लाई ग्रोथ। ठीक है, इसका मतलब है जो मनी सप्लाई हो रही है, मनी सप्लाई मतलब जो डिमांड हम ला रहे हैं इकोनॉमी में, पैसे पुट कर रहे हैं बार बार, उससे आउट पेस कर जाती है, उससे आगे निकल जाती है सप्लाई, तब जो डिफ्लेशन आता है दैट इज़ नॉट बैड। ठीक है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रोथ आपकी हो रही है, आपका सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो सप्लाई चेन है वो अच्छी है, तो ओवरऑल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, डिफ्लेशन होने के बावजूद भी। और इन्होंने एक पॉइंट और बताया है इसी को थोड़ा पुश करते हुए कि प्राइस नॉट डिटरमाइन कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा देन कंज्यूमर डिटरमाइन प्राइस। ठीक है, कि कंज्यूमर डिटरमाइन करता है प्राइस को, प्राइस डिटरमाइन नहीं करते कंज्यूमर की डिमांड को। ठीक है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है बट इन्होंने कहा है तो जनरली आई एम एक्सप्लेनिंग यू। कंज्यूमर जिस तरीके से
खर्चा करते हैं उससे प्राइस जो है डिसाइड होता है, ना कि प्राइस से कंज्यूमर का बिहेवियर डिसाइड होता है। जो अभी ये इसमें गुड्स टाइप आते हैं, कई टाइप के गुड्स आते हैं, तो जनरल गुड्स जो होते हैं वो कुछ भी प्राइस हो हम तो ख़रीदते ही हैं उनको, हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को प्राइस के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा बिजनेसेस जो होते हैं जनरली वो लॉस में नहीं जाते हैं ऐसे टाइम पे, ठीक है। क्यों नहीं जाते हैं बिजनेस लॉस में? क्योंकि वो एडजस्ट कर सकते हैं जो अपने इनपुट के लिए वो पे कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट कस्टमर पे देम। इसका मतलब क्या है, हम जनरली समझ रहे हैं कि अच्छा सप्लाई बढ़ गई, ये जो गुड डिफ्लेशन बता रहे हैं हम, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई तो बिज़नेस को नुकसान होगा। फिर जब डिमांड उतनी है नहीं, सप्लाई ज़्यादा कर रहे हो तो आपका तो प्रोडक्ट बेकार जाएगा, सस्ता बिकेगा, तो उनको नुकसान होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि बिजनेस लॉस में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो अपने इनपुट को एडजस्ट कर सकते हैं जो कस्टमर पे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है, अभी क्या था, कोई कंपनी सामान बना रही थी 50 रुपये का, कस्टमर को बेची 70 रुपये का, डिफ्लेशन आया, डिफ्लेशन होकर वो हो गया 60 रुपये का, तो हमें यहाँ लग रहा था कि 20 का प्रॉफिट है और यहाँ पे 10 का प्रॉफिट है। इसका मतलब बिजनेस वालों को तब प्रॉफिट कम हो गया, लॉस में जा रहे हैं। बट ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे कस्टमर उनको पे करते हैं, कस्टमर ने 10 रुपये कम पे करने स्टार्ट करे तो वो जो इनपुट ले रहे हैं, जहाँ से वो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, सामान बना रहे हैं, वो भी उसको कम में लेंगे, वो 40 का लेंगे, अल्टीमेटली देयर प्रॉफिट विल बी 20। तो बिजनेस लॉस में नहीं जाते हैं इनके अकॉर्डिंग। अब चाइना की डिफ्लेशन की बात लास्ट में। अब चाइना की डिफ्लेशन को इतना इन्होंने डिटेल नहीं करा है, ठीक है, विच आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि टॉपिक मेनली चाइना पे ही था। बट यहाँ पे फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट कुछ की टर्म है जिनको हम समझ लेंगे इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। क्यों, क्या है चाइना की डिफ्लेशन मेनली इस वजह से हो रही है कि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को लो कर दिया है। अब इसको समझना है आपको, सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट लो करने का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी इकोनॉमी का। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जनरली लैंडिंग रेट मान लेते हैं इसको, ठीक है, कि इकॉनमी में लैंडिंग रेट जिस पे कोई किसी को उधार दे रहा है, ठीक। अब उधारी किस तरीके से चलती है, जनरली हम बैंक के रेफरेंस में बात करते हैं। बैंक आपको पैसे उधार देता है, ठीक है, और आप पे इंटरेस्ट लगाता है, 10% का लगा दिया आप, बैंक ने आपको 100 रुपये दिए, आपको वापसी लुटाने 110 रुपये, ऐसा हुआ एक। तो दूसरा, आप बैंक को उधार देते हैं, आप बैंक को उधार देते हैं, उसका मतलब क्या है कि आप अपने पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, उस पर भी इंटरेस्ट रेट अप्लाई होती है, ठीक है। अब इकॉनमी में इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होने से किस तरीके से असर पड़ता है ये देखते हैं। सपोज़ करिए अभी इंटरेस्ट रेट केवल 5% है, जो कि कम है। 5% इंटरेस्ट रेट होने पे क्या करेंगे कि हम तो, कोई आदमी है वो तो बैंक से एकदम से पैसे लेना चला जाएगा, क्यों उसको लगेगा, बोले 5% पे तो मिल रहा है, ठीक है, तो उसको ले लेते हैं। 105 में एकदम से बैंक से पैसे उठाए, ले लिया, मतलब कि आप उधार ज़्यादा ले सकते हो अगर इंटरेस्ट रेट कम। वही इंटरेस्ट रेट 15% हो गई, आपको हो गए इतने पैसे पे कैसे करूँगा, 115 नहीं, इतना नहीं, 5% ठीक था। तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो आप ज़्यादा बोरो करते हो, ज़्यादा उधार लेते हो। इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप कम उधार लेते हो। ये सिंपल सा रूल है। सेम बैंक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट 5% का, अब आपको बैंक से उधार नहीं लेना, आपको अपने पैसे बैंक में रखने हैं उठा के। तो सपोज़ करो आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 के 105 बन जाएंगे। और कोई और ऐसा फंड है जैसे म्यूचुअल फंड टाइप का या कुछ भी अदर चीज़ होगी, गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट हो गया पोस्ट बैंक में कहीं पे भी, जिसमें आपको 6% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है, तो आप अपने बैंक में पैसे नहीं रखोगे, आप कहीं और रख दोगे। तो इंटरेस्ट रेट इस तरीके से जनरल समझा रहा हूँ कि इम्पैक्ट डालता है। हम इस यहाँ पे बात करेंगे केवल कि इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो आप पैसे कम उधार लोगे, इंटरेस्ट रेट कम है तो आप पैसे बैंक से ज़्यादा उधार लोगे, ठीक है। अब पैसे उधार लेने का रिलेशन क्या होता है, पैसे उधार लेने का मतलब है कि बैंक से पैसा आपके पास आया, आप पैसे का यूज़ क्या करने वाले हो, या तो आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको लोन चाहिए था, या आपको अपने पर्सनल खर्चे के लिए चाहिए था। कुछ ना कुछ तो खर्चा आप इकोनॉमी में करोगे या बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो स्टार्टअप टाइप का इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन वगैरह साइड से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और अगर आप खुद भी खर्चा कर रहे हो तो आप इकोनॉमी में डिमांड बढ़ा रहे हो। डिमांड बढ़ाने का मतलब फिर वही ग्रोथ, ठीक है, सप्लाई चेन पैसा डालना और ग्रोथ करवाना। तो हम इन जनरली क्या समझे, इंटरेस्ट रेट अगर इकोनॉमी में कम है
तो लोगों के पास में पैसा ज़्यादा आता है, वो खरीद बैंक से उधार ज़्यादा लेते हैं, जिससे क्या होता है, बिजनेस ग्रोथ होती है, ठीक है, और लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमिकल ग्रोथ। इंटरेस्ट रेट कम होना शो करता है इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ने से, ये हम जनरल समझते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, चाइना के सेंट्रल बैंक ने क्या पॉलिसी अपनाई हुई है, लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट कम कर रखी है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम करने का मतलब क्या है कि लोगों के पास में पैसा आना ज़्यादा उधारी, या फिर बिजनेसेस ज़्यादा पैसे ले पाएंगे, वो ज़्यादा पैसे लेंगे तो क्या होगा, उससे इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन होने के बावजूद, इन्फ्लेशन होना चाहिए बट उसके बावजूद भी डिफ्लेशन का सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट वो कम कर रहे हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन होना चाहिए, डिफ्लेशन हो रहा है, इसका मतलब ये सप्लाई चेन वाला खेल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम पूरे तरीके से इसको निगेटिव वे में नहीं देख सकते हैं, ठीक। अदर कंट्रीज़ उल्टा कर रही हैं, दूसरी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, इकॉनमी को टाइट कर रही हैं। इकॉनमी को टाइट करने का मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे इकॉनमी से, हमारे यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट को पुश किया जा रहा है, ऊपर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को ऊपर बढ़ाने का रीज़न यही है कि बोरोइंग कम हो, ठीक है, डिमांड कम हो, उससे इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल होगी। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हुई कोविड के बाद से। तो दोनों कंट्रीज़ अलग अलग चीज़ें कर रही हैं। सपोज़ करो यूएसए और चाइना के लिए, यूएसए टाइट कर रहा है, चाइना जो है लो कर रहा है, लेकिन ये भी महंगाई कम करने के लिए कर रहे हैं, उसमें महंगाई अपने आप कम हो रही है इनके एफर्ट्स से, ठीक है। तो डिफ्लेशन बड़ा ब्रॉडर टर्म में है, चाइना के रेफरेंस में अलग फिट बैठ रहा है, जो हमने सेकंड वाला पोर्शन समझा है। प्रॉपर्टी सेक्टर टर्मोइल में रहा था चाइना का, एक और पॉइंट डाला इन्होंने, क्रेडिट बूम्स। अब ये कह रहे हैं कि चाइना की जो पॉलिसी है वो चाइना के लिए थोड़ी निगेटिव भी साबित हो सकती है आगे जाके। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट लो कर रहे हैं, ठीक है, अब चलिए इनका डिफ्लेशन हो रहा है वो कोई नहीं, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट लो कर रहे हैं, इससे क्रेडिट बूम मतलब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा उधारी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा देंगे। इससे मिस एलोकेट रिसोर्सेज हो सकता है। क्या मतलब है इसका, अगर आपके पास में लिमिटेड फंड है देने के लिए, आप ज़्यादा उधारी नहीं कर रहे हो, या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है इकोनॉमी में, तो केवल वो सीरियस बिजनेस वाले आपसे पैसे लेंगे, ठीक है, या जो इन बैंक देंगे वो बहुत सोच समझ के देंगे उन बिजनेसेस को पैसे जिनमें उनको पोटेंशियल दिखता है। बट अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम है, लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आके, ठीक है, तो कोई भी अपने किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए ले सकता है, तो थोड़ा मिस एलोकेशन हो सकता है रिसोर्सेज का। तो ये इस पूरे एडिटोरियल में समझाया है, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं जनरली 13 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बनाता नहीं हूँ दो एडिटोरियल के लिए, बट इस आर्टिकल को अकेले मैंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का टाइम दिया। मेन रीज़न इज़ इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग। जो भी इकोनॉमी के आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम डीपली, थोड़ा एनालिटिकल होना पड़ेगा। और ये मैंने एक बिल्कुल, जो बेसिक स्टूडेंट भी है दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड थोड़ा फोकस करके, बाकी जो प्रो हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इजी रहेगा समझना। सो आज के लिए एक ही, देखिए मैं इस पर फोकस नहीं करता हूँ कि आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा दूँ मैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि न्यूज़ रिपीट होती हैं। बट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग डाइवर्सिटी। जैसे आज डिफ्लेशन पे पढ़ाया, तो कल को आई विल लुक कोई ऐसा आर्टिकल एक या दो जिनमें कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये नहीं हम रोज़ एक ही चीज़ पढ़े जा रहे हैं बार बार, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। बट डाइवर्सिटी हो, अच्छे समझ में आए, तो एक या दो चीज़ें समझना अच्छे से, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो थोड़ा क्रिस्प में समझना। सो ये नोट्स होंगे, आप इनको चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नोट्स। सो अच्छे से समझिए, दोबारा से देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी हैं, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो भी बेनिफिट ले सकते हैं इसका, ठीक है। थैंक यू।